हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता बुक के क्वेश्चन नंबर 84 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने वो सारे क्वेश्चन बना करके देखे होंगे और आपसे सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। ठीक है, आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं और वहाँ मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है 85 से आगे का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़े अलग और थोड़े टफ हैं। इसे हमें समझने की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने पेन, कॉपी और बुक को सामने रख करके बैठे और साथ ही साथ आप मैं जो जो चीज़ें समझाऊँगा उसे नोट करते जाएँ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ 3 hinge arch इन्फ्लुएंस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज पैराबोलिक। ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑकर व्हेन द यूनिट लोड इज एट द क्राउन एंड मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट ऑकर व्हेन द यूनिट लोड इज एट द सेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो 3 हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इन तीनों में से। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं 3 hinge arch और 2 hinge arch के बारे में कुछ चीज़ें। 3 hinge arch, ठीक है, 3 hinge arch कैसा होता है, ये देखिए 3 hinge arch क्या होगा, कुछ इस तरीके से आर्च होगा, यहाँ हिंज सपोर्ट होगा, यहाँ हिंज सपोर्ट होगा और यहाँ पर एक इंटरनल हिंज होगा। ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्राउन। ओके, ये हम बोलते हैं क्राउन। 2 hinge arch क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ हिंज सपोर्ट लगा होगा, यहाँ हिंज सपोर्ट लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 hinge arch होता है, ये हमारा 2 hinge arch होता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि 3 hinge arch जो है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और 2 hinge arch जो है वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है और उसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट होता है। अगर हम 3 hinge arch की बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, L/4H मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू, और इसमें 2 hinge arch में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कितनी आती है, 25/128 L/H। ठीक है, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि अगर हम 3 hinge arch में ILD डायग्राम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए तो वो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर 2 hinge arch के लिए हम ILD डायग्राम बनाते हैं उसके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए तो वो क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, कुछ इस तरीके का। और फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हेन द UDL इज लोडेड एट द इंटायर स्पान, ठीक है, देन बेंडिंग मोमेंट एंड रेडियल शेयर विल बी 0। तो जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है वो 2 hinge arch और 3 hinge arch दोनों के लिए सेम होगा। क्या बोल रहा है कि अगर हमारा आर्च है, ठीक है, और आर्च में हम थ्रू आउट द स्पान उसमें हमें UDL लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा वो 0 होगा और रेडियल शेयर भी 0 होगा। इसमें सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 85 में हमें 3 hinge arch के बारे में पूछा है और 86 में हमें 2 hinge arch के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले 85 के क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इन्फ्लुएंस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज पैराबोलिक। ठीक है, तो ये हम 3 hinge arch की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि 3 hinge arch में जब हम ILD डायग्राम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए तो वो क्या बनता है, लीनियर बनता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑकर व्हेन द यूनिट लोड इज अप्लाइड एट द क्राउन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कब मिलेगा, जब हम यूनिट लोड को क्राउन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्राउन होता है ये। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट ऑकर व्हेन द यूनिट लोड इज एट द सेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, अगर हमें एक ये इस तरीके से आर्च दिया गया है और बोला कि x डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटो और यहाँ यूनिट लोड लगाओ। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट, इसका सैगिंग मोमेंट बताइए। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट कब मिलेगा, जब हम सेक्शन पे लोड को रखेंगे। ठीक है, सैगिंग मोमेंट क्या होता है, जब हमें मोमेंट कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये देखिए स्माइल करता हुआ जब फेस आएगा, ठीक है, अगर हम इस तरीके से हमें डिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है, इस तरीके से मोमेंट मिलता है तो हम क्या बोलेंगे, इसे सैगिंग मोमेंट बोलते हैं। और इस तरीके से जो मोमेंट मिलता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉगिंग मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारा C। ठीक, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। ठीक है, 85 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा। फिर 86 में क्या पूछ रहा है कि इन्फ्लुएंस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन अ 2 hinge पैराबोलिक आर्च इस पैराबोलिक, क्यूबिक, ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगल। तो ये देखिए हम लोगों ने अभी देखा था, ये देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ILD डायग्राम जब हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए 2 hinge arch में जब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए ILD डायग्राम बनाते हैं तो क्या बनता है, पैराबोला, और उसकी वैल्यू क्या होती है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की, 25 मैक्सिमम
इसकी वैल्यू कितनी आती है 25/128 इंटू L/h। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा पैराबोलिक। ओके, तो ये हम पैराबोलिक कर देते हैं। ठीक, फिर 87 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ सिंगल पॉइंट लोड W मूविंग ऑन सिमेट्रिकल 3 हिंज पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पान L, द मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट ऑकर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, ये देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट ऑकर व्हेन द यूनिट लोड इज अप्लाइड एट द सेक्शन। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन बना दिया है और बोल रहा है कि एक सिंगल पॉइंट लोड है W का, ठीक है, जो मूविंग लोड है और 3 हिंज आर्च में जिसका लेंथ है L उसमें अप्लाई किया गया, कहाँ पर, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट कितने डिस्टेंस पे ऑकर होगा। ठीक है, बेसिकली x की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो हम सेक्शन x काटे हैं उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे हम उसको रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पहले बता दूं कि इसका आंसर तो होगा 0.211 L। ठीक है, अब देखिए अल्टीमेटली आपको आंसर का ही काम है, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ आई कहाँ से। ठीक है, तो इसे हम पूरा डिराइव करके देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा आर्च है। ठीक है, 3 हिंज आर्च हम लोगों ने बनाया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि L उसका डिस्टेंस है, हम लोगों ने L दे दिया। ठीक है, ये सेंटर है उसका, तो L/2 में बढ़ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, x डिस्टेंस पे एक लोड लग रहा है W, हम लोगों ने x डिस्टेंस पे एक लोड लगाया है इसमें W का। ठीक है, अब हमें इसके लिए मैक्सिमम हमें फाइंड करना है कि ये x की वैल्यू मतलब कितने डिस्टेंस पे हम ये लोड को रखेंगे तो हमें मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग RA RB निकाल लेंगे। क्या करेंगे, समेशन ऑफ FY करके। ठीक है, अपवर्ड लोड इज इक्वल टू डाउनवर्ड लोड। ठीक है, अपवर्ड क्या जा रहा है RA RB और डाउनवर्ड क्या आ रहा है W। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट A निकालेंगे। ठीक, मोमेंट अबाउट जब A लेंगे तो हमें RB की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस RB के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें RA की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए W माइनस WX/L करेंगे तो हमें RA की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, RA RB निकालना ये आपको आना चाहिए। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये C वाला पॉइंट है, इसके अबाउट मोमेंट लेंगे जिससे हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये वाले सेक्शन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, सिमेट्रिकल आर्च है, ये देखिए सिमेट्रिकल है हमारा जो आर्च है वो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये C पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालूंगा। क्या करूँगा, RB इंटू L/2। ठीक है, ये देखिए RB की वैल्यू थी WX इंटू L/2 कर दिया। ठीक है, फिर क्या करूँगा, H इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका R, ये राइज है। ठीक है, इसकी वैल्यू R है, तो यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को रखा तो हमें क्या मिल गया, H की वैल्यू WX/2R। अब हमें क्या करना है, ये जो X सेक्शन हम लोग काटे थे, ठीक है, ये जो सेक्शन हम लोगों ने X काटा है, यहाँ पर मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या करूँगा, जब मुझे X डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए रहेगा तो मैं क्या करूँगा, VA इंटू X मतलब जो हम लोगों ने RA निकाला था, ये RA इंटू X माइनस ये H इंटू ये वाला डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ, Y। ठीक है, ये RA इंटू X, ठीक है, X डिस्टेंस पे निकालना है तो, और H इंटू Y। ओके, तो देखिए y हमारा क्या होता है, y की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 4RX डिवाइडेड बाई L² L माइनस एक्स। ठीक है, ये होती है हमारे y की वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को रखते हैं। RA हमारा कितना था, W L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L हम लोगों ने रख दिया, इंटू x। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये RA इंटू एक्स। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, h इंटू वाई। तो h कितना है, हम लोगों ने कितना निकाला था, h WX डिवाइडेड बाई 2R, तो हम लोगों ने रख दिया WX डिवाइडेड बाई 2R। और y की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 4RX/L² L माइनस एक्स। तो देखिए तो यहाँ से r और r कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, जब उसके बाद फिर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो WX L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L माइनस ये r कट गया है, तो ये सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा, 2WX² डिवाइडेड बाई L², और यहाँ पर ब्रैकेट में L माइनस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इस सब में से WX L माइनस एक्स को कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, WX L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 2
और x अपॉन एल आ जाएगा। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा इसका, डब्लू एक्स एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, एल माइनस 2x डिवाइडेड बाई एल। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एल स्क्वायर डब्लू एक्स एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस 2x। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये एल स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है। सबसे पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो कितना आ जाएगा, डब्लू एक्स एल माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जब मैं डब्लू एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, एल माइनस 2x। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ये वाला डब्लू एक्स एल माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर और एल माइनस 2x, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका, ये देखिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन एल स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पर, डब्लू, ये देखिए डब्लू एक्स एल को मल्टीप्लाई करूँगा एल से तो कितना आएगा, डब्लू एक्स एल स्क्वायर। ओके, फिर आएगा माइनस, ये देखिए डब्लू एक्स एल को मल्टीप्लाई करूँगा 2x से तो कितना आ जाएगा, 2 डब्लू एक्स स्क्वायर एल आएगा। फिर ये माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर को इससे एल से माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, डब्लू एक्स स्क्वायर एल, और ये जब माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे और कितना आ जाएगा, डब्लू 2 डब्लू एक्स क्यूब। ओके, इतना आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन सब में से W को कॉमन निकाल दूंगा। ओके, तो क्या आ जाएगा मेरा, जब मैं W कॉमन निकालूंगा तो मेरे mx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W अपॉन एल स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स एल स्क्वायर माइनस 3l एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू दी पावर 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मेरे mx का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये mx जो है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा dmx डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेशन कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा, ये देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स एल स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स, ये डेल है, सॉरी ये डेल 3l एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये डेल बाई डी एक्स 2x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर w अपॉन एल स्क्वायर और फिर यहाँ आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस 6l एक्स प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। ये w बाई एल स्क्वायर को क्या करूँगा, इस तरफ पुटअप कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर हमारा फाइनल इक्वेशन कितना आएगा, एल स्क्वायर माइनस 6l एक्स प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई तरीके से, 6x स्क्वायर माइनस 6l एक्स प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, 11th-12th में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीखते थे। क्या सीखते थे, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a की जगह पुट कर देंगे हम लोग 6। ठीक है, b की जगह पुट कर देंगे 6l और c की जगह पुट कर देंगे l स्क्वायर। ओके, जब हम इन सारी चीज़ों को पुटअप करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0.211l। ठीक है, ये देखिए ये वाले इक्वेशन में b के जगह आपको रखना है 6l। ठीक है, c के जगह रखना है आपको l स्क्वायर।
ओके, और यहाँ पर आपको क्या रखना है, ए की जगह 6 रखना है। जब आप इस सब सारी चीज़ों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 0.211 L। ठीक, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा x की वैल्यू 0.211 L। ठीक है, हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जो x डिस्टेंस का हम लोग सेक्शन लिए थे तो उस x का हम लोग लेंथ निकाल लिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर पूछा था कि सैगिंग मोमेंट ऑकर्स एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो देखिए हमें काम तो सिर्फ आंसर का था कि फाइनल आंसर क्या आता है, वही चीज़ पूछा था। ठीक है, लेकिन हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ आई कहाँ से। ठीक है, हम कंपटीशन एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ये क्वेश्चन को हल्का सा भी चेंज करेगा तो इसका आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ W के जगह वो 2W दे देता तब तो आंसर चेंज हो जाता है ना, या L की जगह 2L दे देता, या L की वैल्यू चेंज कर देता, इसकी वैल्यू चेंज कर देता, तब तो आंसर हमारा चेंज हो जाता। तो हमें मेथड पता होना चाहिए कि हम कैसे किस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेथड पता होगा तो हमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि म्यूलर ब्रेसलेस प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज एप्लीकेबल टू। ठीक है, म्यूलर ब्रेसलेस प्रिंसिपल का जो वो है हमारा प्रिंसिपल है, वो जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं तो किस किस चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद ये ऑप्शन दिया है हमें कि कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्रस दिया है। जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ट्रस बनाते हैं तब हम लोग म्यूलर ब्रेसलेस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट जो बीम और फ्रेम के लिए जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर दो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है लेकिन हुक्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे स्ट्रक्चर के लिए भी हम लोग म्यूलर ब्रेसलेस प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और एनी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, तो एनी स्ट्रक्चर नहीं, वही इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो हुक्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 1। ओके, ये स्टेटमेंट 1, 2 और 3 हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमको बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू फाइंडिंग द स्ट्रेस इन ट्रस मेंबर ड्यू टू मूविंग लोड। ठीक है, मूविंग लोड के कारण ट्रस के जो मेंबर हैं उसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं। ठीक है, उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ हमें पूछ रहा है और ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ और उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो चीज़ कैसे आई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारी स्टेटमेंट 1 और 2 सही होगा। ठीक है, तो आप पहले स्टेटमेंट को पढ़िए फिर सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्या बोल रहा है फोर्थ स्टेटमेंट में, स्ट्रेस इन कॉर्ड मेंबर इज गिवन बाय इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट फॉर द नोड पॉइंट ऑपोजिट द मेंबर। ठीक है, एक बोल रहा है कि कॉर्ड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्रस दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, ये हमारा ट्रस है, ये देखिए ये ट्रस दिया हुआ है हमें। ठीक, अब बोल रहा है कि मान लीजिए ये कॉर्ड है B1 B2। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस कॉर्ड में ये वाला जो कॉर्ड मेंबर है, ठीक है, इसमें मुझे स्ट्रेस बताइए। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इस कॉर्ड मेंबर में स्ट्रेस फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, इसका जो अपोजिट नोड है, ये देखिए B1 का अपोजिट नोड कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इस नोड के लिए मैं क्या करूँगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना लूँगा। ठीक है, तो जो इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की वैल्यू होगी वही इस मेंबर की, ये जो कॉर्ड है इसका स्ट्रेस हो जाएगा। वही चीज़ वो यहाँ पर बोल रहे थे, स्ट्रेस इन कॉर्ड मेंबर इज गिवन बाई इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, फॉर द नोड पॉइंट ऑपोजिट द मेंबर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अगर स्ट्रेस निकालना है मेरे को वेब मेंबर में। ठीक है, ये जो रहता है वर्टिकल मेंबर, वेब मेंबर, उसमें हमें बोल रहा है स्ट्रेस निकालना है, तो मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शियर फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स फॉर पैनल, जो पैनल उसे उस मेंबर को कंटेन करता है उसके लिए हमें ILD बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ILD, शियर फोर्स के लिए। ठीक, तो ये दोनों हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस मेंबर द ट्रस डिपेंड्स अपॉन वेदर द लोड इज मूविंग ऑन टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉप कॉर्ड बॉटम कॉर्ड होता क्या है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा एक ट्रस का सेक्शन है। ठीक,
ये इस तरीके से ट्रस का सेक्शन है हमारा, ये गया। ठीक है, ये ट्रस का सेक्शन है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, टॉप कॉर्ड। ठीक है, ये टॉप कॉर्ड होता है, ये होता है बॉटम कॉर्ड। आपको पता होना चाहिए कि ट्रस में कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल, और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रस के कौन से मेंबर को क्या बोलते हैं। ठीक है, टॉप कॉर्ड, बॉटम कॉर्ड, वर्टिकल और डायगोनल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ट्रस का ऐसा कौन सा मेंबर है। ठीक है, ट्रस का ऐसा कौन सा मेंबर है जिसमें लगने वाला स्ट्रेस डिपेंड करता है लोड पे, कि लोड कहाँ लग रहा है, बॉटम कॉर्ड पे लग रहा है कि टॉप कॉर्ड पे लग रहा है। ठीक है, तो ये होता है बॉटम कॉर्ड, ये होता है टॉप कॉर्ड। ठीक है, तो जब इसमें लोड लगाएंगे तो उसमें से इस ट्रस का कौन सा मेंबर डिपेंड करेगा इस लोड पे, ट्रस पे लगने वाला। ये देखिए, ये ट्रस के कौन से मेंबर में लगने वाला स्ट्रेस टॉप कॉर्ड या बॉटम कॉर्ड में लगने वाले लोड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, वर्टिकल्स। ठीक है, ये जो वर्टिकल्स है इसमें आने वाला स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, इस बॉटम कॉर्ड या और टॉप कॉर्ड में लगने वाले लोड पे। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। ओके, अब देखते हैं 91 क्वेश्चन। फॉर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग फ्रेम्स अंडर वर्टिकल लोड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज एज्यूम्ड एट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे बोलते हैं। ये देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जीरो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट। तो देखिए अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो ये देखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और ये उसका बेंडिंग मोमेंट बना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट कहाँ जीरो होगा, उसके सपोर्ट पे। ठीक है, तो इसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ आया, सपोर्ट पे। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और जीरो बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट द सपोर्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ सपोर्ट पे इसका बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड बीम की, ये देखिए कुछ इस तरीके से फिक्स्ड बीम है, ये देखिए फिक्स्ड बीम है। अब अगर इसमें हम डिफ्लेक्शन देखें, ये वर्टिकल लोड लगा है इसमें W। ठीक है, ये UDL था, ये भी, ये जो वर्टिकल लोड लगा है ये भी UDL है। ठीक है, तो UDL को ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसे भी। इसमें वर्टिकल लोड लग रहा है इस बीम पे, तो वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, अब यहाँ से तो डिफ्लेक्ट होगा नहीं। सिंपली सपोर्टेड में क्या हो रहा था, जब सिंपली सपोर्टेड का केस था तो यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, कुछ डिस्टेंस के बाद वो डिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट क्या करता है, रोटेशन अलाउ नहीं करता। ठीक, तो अब इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, मतलब यहाँ से इसका कुछ डिस्टेंस आएगा, यहाँ पर ये इसका जो है वो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है इस वाले डिस्टेंस पे। ये देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ जीरो हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा होगा, ये। अब देखिए अगर फिक्स बीम की बात करते हैं तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट और पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट इज 0.21 L। ठीक है, तो अगर ये L है तो सपोर्ट से 0.21 डिस्टेंस पे ये होगा हमारा 0.21 L डिस्टेंस पे ये इसका फिक्स बीम में हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। ठीक है, नाउ कंसाइडर द टिपिकल बिल्डिंग फ्रेम। ठीक है, बिल्डिंग फ्रेम किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके का होता है बिल्डिंग फ्रेम हमारा। ये देखिए कुछ इस तरीके का होगा बिल्डिंग फ्रेम। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, उसका एक सेक्शन ले लिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैंने उसका सेक्शन ले लिया, ये वाले सेक्शन को समझ लीजिए, ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर बना दिया, ये कॉलम है और ये बीम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय कॉलम। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय कॉलम इज नाइदर फिक्स्ड नॉर सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, तो ऐसा बिल्डिंग फ्रेम का जब स्ट्रक्चर होता है तो कॉलम जो सपोर्ट देता है वो ना तो पूरे तरीके से फिक्स सपोर्ट होता है और ना ही सिंपली सपोर्टेड होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज एज्यूम टू ऑकर। ठीक है, कहाँ पर ऑकर होता है, इसका एवरेज निकाल लेते हैं फिक्स्ड और सिंपली सपोर्टेड का, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.1 L। ठीक है, तो अगर हम बिल्डिंग फ्रेम की बात करें अप्रॉक्सीमेट मेथड एनालिसिस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस बिल्डिंग फ्रेम के लिए, तो वहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट कितने में आएगा, 0.1 L डिस्टेंस पे। ठीक है, तो वही चीज़ यह देखिए यहाँ पर बोल रहा है।
अब देखिए, अब पढ़िए इसके चारों चीज़ों को। सेंटर ऑफ द बीम, सेंटर ऑफ ईच कॉलम, 1/10 ऑफ स्पान लेंथ फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द बीम और बोथ ए एंड बी। तो ये देखिए, हमने अभी पता लगाया कि अगर बिल्डिंग फ्रेम होता है तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है, 0.1 डिस्टेंस पे, और 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10L, 1/10L। तो वही चीज़ बोल रहा है, 1/10 ऑफ स्पान लेंथ फ्रॉम ईच एंड ऑफ द बीम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 92 नंबर का। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन द कैंटिलीवर मेथड ऑफ लेटरल लोड एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड। ठीक है, पूछ रहा है कि लेटरल लोड एनालिसिस का जो कैंटिलीवर मेथड है उसमें कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मेथड ऑफ लेटरल लोड एनालिसिस। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, कैंटिलीवर मेथड, पोर्टल मेथड और फैक्टर मेथड। ठीक है, तो देखिए कैंटिलीवर मेथड के एजम्पशंस देखते हैं। क्या बोल रहा है, फर्स्ट एजम्पशन, ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज लोकेटेड एट द मिड हाइट ऑफ द कॉलम। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कैंटिलीवर मेथड में इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होगा कॉलम का वो कहाँ पर होगा, मिड हाइट ऑफ द कॉलम। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बीम। अगर बीम में हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना रहेगा कैंटिलीवर मेथड से तो वो कहाँ पर आएगा, सेंटर ऑफ द बीम आएगा। ठीक है, थर्ड हमें क्या बोल रहा है, द डायरेक्ट स्ट्रेसेस और एक्सियल स्ट्रेस इन द कॉलम आर प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द फ्रेम। ओके, तो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये बिल्डिंग फ्रेम है। ठीक है, ये बिल्डिंग फ्रेम दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ लेटरल लोड लग रहा है। लेटरल लोड मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लोड को बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं लेटरल लोड, किसी बिल्डिंग पे लगने वाले लेटरल लोड कौन कौन से हो सकते हैं, विंड लोड हो सकते हैं, सस्मिक लोड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल लोड। ओके, अब अगर इस कॉलम पे मुझे इस लेटरल लोड के कारण एक्सियल स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो वो एक्सियल स्ट्रेस क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेस जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस कॉलम से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे। ठीक है, इन सारे कॉलम का मैं क्या करूँगा, सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल लूँगा या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लूँगा। तो इसमें लगने वाला स्ट्रेस जो है वो इस कॉलम से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, लगने वाला स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस इन कॉलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल कॉलम। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल कॉलम के बराबर होगा। ठीक है, यही चीज़ वो अपने एजम्पशन में बोल रहा है। ठीक है, सेकंड एजम्पशन क्या, ठीक है, सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड मेथड में पोर्टल मेथड में ये देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने शुरू में फर्स्ट और सेकंड एजम्पशन पढ़े थे वही एजम्पशन पोर्टल मेथड में भी आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड एजम्पशन। ठीक है, थर्ड एजम्पशन इसका चेंज हो जाएगा पोर्टल मेथड में। क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल शियर इज डिवाइडेड अमंग ऑल द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटीरियर कॉलम टेक्स ट्वाइस मच एज एक्सटीरियर कॉलम। ठीक है, क्या बोल रहा है, पोर्टल मेथड में क्या होगा कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से बिल्डिंग फ्रेम है, यहाँ अगर लग रहा है, ठीक है, लेटरल लोड, तो यहाँ शियर आएगा। ठीक है, तो यहाँ लगने वाला हॉरिजॉन्टल शियर कैसा हो जाएगा, अगर मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है, इस बिल्डिंग फ्रेम को अगर मैं कट करता हूँ तो कट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा बिल्डिंग फ्रेम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आउटर कॉलम में लगने वाला शियर, ठीक है, सिंगल शियर लगेगा, लेकिन इनर कॉलम में क्या हो जाएगा, वही डबल शियर लगने लग जाएगा, यहाँ 2H लगने लग जाएगा। सारे इंटीरियर जो कॉलम होंगे वहाँ डबल शियर लगेगा। ठीक है, आउटर में लगने वाले शियर से ट्वाइस लगेगा इंटीरियर कॉलम पे शियर। वही चीज़ वो बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल शियर इज डिवाइडेड अमंग ऑल द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईच इंटीरियर कॉलम टेक्स ट्वाइस एज मच एज एक्सटीरियर कॉलम। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहला एजम्पशन क्या बोल रहा है, द एक्सियल फोर्स इन द बीम इज 0, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एजम्पशन क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल स्ट्रेस इन ईच कॉलम स्टोरी इज प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दैट कॉलम फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम ऑफ ऑल द स्टोरी अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर मेथड के लिए सेकंड हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, द टोटल हॉरिजॉन्टल शियर ऑन ईच स्टोरी इज डिवाइडेड बिटवीन द कॉलम ऑफ स्टोरी सो दैट ईच इंटीरियर कॉलम कैरीज ट्वाइस एज मच एज शियर एज एक्सटीरियर कॉलम।
ओके, ठीक है। तो अब अगर ये वाला मेथड हमारा, ये वाला एजम्पशन किसके लिए सही होता हमारा, अगर वो पोर्टल मेथड पूछा होता तो हमारा थर्ड वाला एजम्पशन सही हो जाता, लेकिन वो हमें यहाँ पर कैंटिलीवर पूछा है, ठीक है। ये देखिए कैंटिलीवर मेथड पूछा है, इसलिए हमारा सेकेंड एजम्पशन सही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओनली 2 सी पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का रेफरेंस लेकर के अगर हम 91 के क्वेश्चन को देखें, तो अगर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के जगह कैंटिलीवर मेथड ऑफ एनालिसिस पूछता और वहाँ पर अगर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछता, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैंटिलीवर मेथड में इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ होता है, कॉलम के मिड हाइट पे और बीम के सेंटर पे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, डी, अगर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के जगह पोर्टल या कैंटिलीवर पूछता तब। ओके, तो देखिए एक चीज़ से हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है, बहुत समझने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फैक्टर मेथड ऑफ एनालिसिस बिल्डिंग फ्रेम इज़। अभी हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे, कैंटिलीवर मेथड, पोर्टल मेथड और फैक्टर मेथड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फैक्टर मेथड जो है, ठीक है, द फैक्टर मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग फ्रेम इज़, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, पहला तो हम देखते हैं ये कि मोर एक्यूरेट आइदर देन पोर्टल और कैंटिलीवर मेथड, ठीक है। तो हमारा जो फैक्टर मेथड होता है वो पोर्टल और कैंटिलीवर मेथड से मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, बेस्ड अपॉन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, सही बात है, ये मेथड ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ एनालिसिस पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, यूज्ड फॉर लेटरल एज वेल एज वर्टिकल लोड एनालिसिस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यूज़ फॉर लेटरल एज वेल एज वर्टिकल लोड एनालिसिस, तो नहीं, वो तो सिर्फ लेटरल लोड के लिए यूज़ होता है ना, हम लोगों ने ये देखिए पढ़ा ही था, मेथड ऑफ लेटरल लोड एनालिसिस, ठीक है। तो हमारा थर्ड तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा, 1 और 2, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा था और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने के लिए थी, ठीक है। बहुत सारे डेरिवेशन हम लोगों ने देखे, बहुत सारे अजम्पशंस के बारे में हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो आज हम 93 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा आज की इस वीडियो का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको शायद ही कहीं और मिल पाए, तो आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, कहीं डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।